विदा होता 2025, नूतन वर्ष 2026 के आगमन में चंद घंटे शेष। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर साल भर की अपनी यात्राओं और प्रमुख गतिविधियों की झलकियां की साझा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईपीएस रैंक में प्रोन्नत अधिकारियों को बैच पहनाकर दी बधाई। सीएम से मिली डीजीपी तदाशा मिश्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को किया रेखांकित। भाजपा जी राम जी योजना की लोगों को बताई खूबियां। और विनय चौबे के करीबियों पर कसता एसीबी का शिकंजा। धनबाद में लगातार दूसरे दिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 2 शोरूम पर दबिश, खंगाले गए कागजात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज 2 प्रमुख एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसके अलावा ओडिशा में NH 326 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी सहमति बनी। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में whatever arbitration and other disputes the department had faced, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner, और उसके बेसिस पे concession agreement has been modified, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 अब विदा होने को है और लोग नूतन वर्ष 2026 के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर साल भर की अपनी यात्राओं और प्रमुख गतिविधियों की झलकियां साझा की। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने पसंदीदा सैरगाहों का रुख कर रहे हैं। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू हो, चाहे हम बात करें मनाली की, वो पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में तमाम जो टूरिस्ट हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड हैं। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल पर मंगल कामना के लिए लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं।
देवघर बाबाधाम में कल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने इसे लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने आज मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि बाबा के भक्तों को कोई असुविधा न हो। हर साल की तरह 1 जनवरी को हम लोगों ने देखा है काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। इसी को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था की जानी है उसका आकलन अभी किया जा रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटि है और कहाँ कहाँ कुछ अगर फेरबदल करनी है तो उन सभी को हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करके यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी महोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत पूजन कर रामलल्ला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज दूसरी वर्षगांठ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी में भी राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। अयोध्या में भव्य आयोजन है, तमाम कार्यक्रम हैं। हनुमानगढ़ी में यहाँ पर दर्शन करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश विदेश के राम भक्तों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से असंख्य राम भक्तों का 5 सदियों का संकल्प साकार हुआ है। आज रामलला अपने भव्य धाम में पुनः विराजित है और इस वर्ष रामनगरी धर्म ध्वजा और रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी की साक्षी बन रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में आईपीएस रैंक में प्रोन्नत कुछ अधिकारियों को बैच पहनाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और डीजीपी तदाशा मिश्रा भी उपस्थित रहीं। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी 9 प्रोन्नत अधिकारियों को बैच पहनाकर सम्मानित किया। सीएम से आवासीय कार्यालय में मुलाकात करने वालों में पुलिस अधिकारी राम समद, रोशन गुड़िया, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, मजरूल होदा और दीपक कुमार शामिल रहे। गौरतलब है कि इन सभी अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा रैंक में पदोन्नति प्रदान की गई है। इधर राज्य की पूर्णकालिक पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री से आज रांची में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त तथा पदस्थापन के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर राज्य में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गिरिडीह के गांधी विधानसभा क्षेत्र में भी इस सिलसिले में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। इस दौरान अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी ने विकसित भारत के निर्माण की जो नींव रखी थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। साहब एक बहुत ही अच्छे ओजस्वी कवि भी थे और उनका जो व्यक्तित्व था, विरोधी भी उनके सामने सब शांत से रहते थे, उनका सम्मान करते थे। और जो उनकी सोच, चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, उन सारी योजना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज विकसित भारत, चूँकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत विश्व गुरु बने, वो चाहते थे। विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित हो और
उसमें हर किसी की भागीदारी हो, चाहे युवा हो, किसान, मजदूर, महिला, हर को साथ लेकर उनके द्वारा। भाजपा ने विकसित भारत जी राम जी योजना की लोगों को खूबियां बताने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने बताया कि 8 से 10 जनवरी तक इस सिलसिले में मंडल स्तर पर सभाओं और गोष्ठी का आयोजन कर जनता को जी राम जी योजना की विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर विस्तार से इस योजना के प्रावधानों को बताएंगे। श्री साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। योजना जब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? उसी प्रकार केंद्र में और राज्य में निगरानी समिति की व्यवस्था की जाती है ताकि उन योजनाओं पर पैनी निगाह रहे। हमारी जांच समिति वर्ष में 2 बार पंचायतों में जाकर के धरातल स्थिति को जानने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष बोर्ड परीक्षार्थियों को एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा के जरिए सफलता का टिप्स देंगे। पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल तक 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। इधर शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन स्कीम पीएम युवा के तीसरे चरण की प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की 43 कृतियों का चयन किया गया है। चयनित कृतियों को 6 महीने के भीतर पुस्तक का रूप दिया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबियों पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। धनबाद में लगातार दूसरे दिन एसीबी की कार्रवाई जारी है। बरवाडा थाना अंतर्गत 2 शोरूम पर एसीबी की टीम ने दबिश दी और कागजातों को खंगाला। बताया जा रहा है कि शोरूम की निदेशक स्निग्धा सिंह है, जो आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं। स्निग्धा सिंह निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी कारोबारी विनय सिंह की पत्नी है, जो फरार चल रही हैं। रांची में इन दिनों राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है, जो पुस्तक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इस मेले में आज 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 10 दिवसीय यह पुस्तक मेला 4 जनवरी तक चलेगा। ये एक ऐसा मंच है राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जहाँ से बहुत सारे लेखक आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं। और इस मंच पे अशोक प्रियदर्शी जी हैं, हमारे जी हैं, और कई ऐसे साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं जिनके सानिध्य में हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और अब जानते हैं कि किस तरह से हमारा झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के लिए जाना जाता है। जो 26 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक यानी 10 दिनों तक के लिए आयोजन है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार झारखंड पर विशेष किताब आई है। किताबों के नाम इस प्रकार है, जैसे यहाँ की जो 33 जनजातियाँ हैं तो उनमें 7 किताबें आई हैं। राजधानी रांची में इन दिनों महिला एचआईएल का रोमांच दिख रहा है। रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में लीग के तहत आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली एसजी पाइपर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला होगा। इधर कल खेले गए एक मैच में रांची रॉयल्स की टीम ने बंगाल टाइगर्स को 5-0 से रौंदकर लीग में जबरदस्त वापसी की। महिला एचआईएल में शामिल सभी खिलाड़ी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी का जलवा बिखेर रही हैं। फर्स्ट मैच जीते तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जितने भी यहाँ पे आए हुए ऑडियंस सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग आते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है और वो लोग हमें एनर्जी देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। फर्स्ट मैच था
थोड़ी सी हमारी कनेक्शन सर्कल पे कमी थी और उसको हमने जाके वीडियो में देखा कि हम और कहाँ अच्छा कर सकते हैं। और हमारे अगेंस्ट बंगाल टाइगर थे, उनकी टीम भी काफ़ी अच्छा थी और उसके अगेंस्ट खेलना, और हमने जो चीज़ प्लान किया था वो चीज़ सक्सेस रही, तो उसके रिजल्ट मिला हमें आज। इधर आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेटरों का जलवा दिखा है। शेफाली और रेणुका ने ऊंची छलांग लगाई है, वहीं दीप्ति शर्मा गेंदबाजी में नंबर 1 पर कायम है। श्रीलंका के खिलाफ संपन्न टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग्स में भी फायदा हुआ है। ताजा जारी आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग्स में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शेफाली वर्मा 4 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3 अर्धशतक लगाए और वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गयीं। उन्होंने दूसरे टी20 में 69, तीसरे टी20 में 79 और चौथे टी20 में भी 79 रन की पारी खेली। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों की रैंकिंग में 8 स्थान चढ़कर संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर आ गई हैं। रेणुका ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 मैच में 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दीप्ति शर्मा ने पिछले हफ्ते ही शीर्ष पर कब्जा जमाया था। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर्स श्री चरनी और वैष्णवी शर्मा की भी रैंकिंग्स में सुधार हुआ है। श्री चरनी 17 स्थान के फायदे के साथ 52वें स्थान पर आ गई हैं। वहीं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने वाली वैष्णवी शर्मा 390 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 124वें स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज भारत ने 5-0 से अपने नाम की। ये सीरीज आगामी टी20 विश्व कप के लिहाज से काफी अहम है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में होगा। भारतीय टीम वनडे की विश्व चैंपियन है और अब उसकी नजर टी20 विश्व कप भी अपने नाम करने पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के 11 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। आज और कल कई इलाकों में गहरे धुंध को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे के कारण आज रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ रेलगाड़ियां जहां विलंब से चल रही हैं, वहीं कोहरे और कम प्रतिशत के कारण 148 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया है। साल 2025 देश के लिए विकास के साथ विरासत के संरक्षण के लिए भी याद किया जाएगा। इस दौरान देश ने कई सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की और यह वर्ष आध्यात्मिक पुनर्जागरण का साल साबित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया गया। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता के सार्वभौम स्वरूप को देखा, जहां केवल एक महीने में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा और दुनिया भर के लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के शुभ दिन अद्वितीय भव्यता के साथ हुआ। 45 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक समागम में देश और दुनिया के करोड़ों लोग शामिल हुए। देश दुनिया से आए संत, महात्मा, शंकराचार्य, सन्यासी और गृहस्थ समेत समाज के हर वर्ग के लोग सनातन के इस महापर्व में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्ति
इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के प्रयासों से निर्मित श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किया। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति की महान भूमि पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मोहन मंदिर की रूपरेखा और स्वरूप में अध्यात्म और विज्ञान की पूरी परंपरा दिखाई देती है। यह मंदिर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को समृद्ध करने का पवित्र केंद्र बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा के कटक में बाराबती किले में पराक्रम दिवस 2025 का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के प्रति सच्ची कार्यांजलि के रूप में देशवासियों से विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। फरीदाबाद में 7 से 23 फरवरी तक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारत और दुनिया भर के कारीगरों और कलाकारों की असाधारण कला, शिल्प, कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विदा होता 2025, नूतन वर्ष 2026 के आगमन में चंद घंटे शेष। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर साल भर की अपनी यात्राओं और प्रमुख गतिविधियों की झलकियां की साझा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IPS रैंक में प्रोन्नत अधिकारियों को बैज पहनाकर दी बधाई। सीएम से मिली DGP तदाशा मिश्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को किया रेखांकित। भाजपा जी राम जी योजना की लोगों को बताएगी खूबियां। और विनय चौबे के करीबियों पर कसता ACB का शिकंजा। धनबाद में लगातार दूसरे दिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 2 शोरूम पर दबिश, खंगाले गए कागजात।